अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 5th है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल एक्सपोजिशंस के बारे में। ठीक है, टेक्निकल एक्सपोजिशन और इसके जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में जो हम लोग लेक्चर्स कवर करने वाले हैं विच इज़ द राइटिंग क्लियरली एंड कॉन्साइजली, ठीक है, अवॉइडिंग द एम्बिगिटी इन टेक्निकल राइटिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो। अच्छा, आप लोग जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं ये थोड़ा उससे रेलिवेंट होता है, तो हम लोग जो है विदाउट एनी गड़बड़ हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारा टेक्निकल एक्सपोजिशन होता क्या है। अब टेक्निकल एक्सपोजिशंस का मतलब होता है कि किसी भी जो टेक्निकल जो डिफरेंट मटेरियल होता है उसको बहुत ही ज़्यादा इजी, उसको क्लियर, उसको कंसाइज और लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन करने को हम लोग टेक्निकल एक्सपोजिशन कहते हैं। यानी जितने भी मुश्किल टास्क होते हैं, जितने भी मुश्किल डॉक्यूमेंट लिखे हुए होते हैं, टेक्निकल वे में लिखे होते हैं, जब हम उसको बहुत ही क्लियर, लॉजिकली और स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखते हैं उस मटेरियल को, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं इजी वे में, तो उसको हम लोग टेक्निकल एक्सपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई चीज़ साइंटिफिक है, इंजीनियरिंग या आईटी रिलेटेड है, जो आम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, यू नो व्हाट, कि आईटी की, इंजीनियरिंग की, साइंटिफिक जो चीज़ें होती हैं वो किसी आम बंदे के बात नहीं होता है कि वो उसको समझ सकें। तो उन आम बंदों को भी, जो कॉमन पीपल्स होते हैं, उनको भी अंडरस्टैंड करवाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सप्लेन करने को हम लोग टेक्निकल एक्सपोजिशन बोलते हैं। जैसे अगर एक इंजीनियर है वो एक्सप्लेन करे हाउ अ सोलर पैनल वर्क्स, तो कितना सिंपल है ना। यानी अगर वो एक्सप्लेन करे अपने लेमैन को कि हाउ एक सोलर पैनल वर्क कैसे काम करता है, तो वो टेक्निकल एक्सपोजिशन यूज कर रहा है ताकि समझने वाला जो है अगला इस बात को समझे कि भाई इससे मुझे बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। अब इसके बाद टेक्निकल एक्सपोजिशन की प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं, जिनमें सबसे पहले आती है क्लैरिटी ऑफ द कम्प्लेक्स आइडियाज। जब भी कोई आइडिया बहुत टेक्निकल या कम्प्लेक्स हो तो टेक्निकल एक्सपोजिशन उसे बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बना देता है। तो ये स्पेशली ज़रूरी होता है जब आपके प्रोफेशनल्स जैसे कि इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो नॉन टेक्निकल ऑडियंस या क्लाइंट से बात करते हैं। उसके बाद जो भी मिसकम्युनिकेशंस होती हैं उनसे अवॉइड करें। इसके इम्पोर्टेंट में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। अगर आप टेक्निकल चीज़ को गलत तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो समझने वाला कंफ्यूज हो सकता है। तो एक्सपोजिशन क्या हेल्प करती है कि आप सही, क्लियर और एग्जैक्ट बात जो होती है वह पहुंचने में या अगले को समझाने में हेल्प करें। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्पोर्ट डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या होता है स्पोर्ट डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपके जो डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस बनाने में, डिसीजन मेकिंग में भी आपको बहुत सपोर्ट करता है, बहुत हेल्प करता है। जब भी टेक्निकल इन्फो क्लियर होती है तो मैनेजर, स्टेक होल्डर्स या जो क्लाइंट्स होते हैं वो बेहतर से बेहतर डिसीजन लेते हैं। उसके बाद इनहेंस द डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। जब आप रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, प्रपोजल या आप एसओपीज में टेक्निकल एक्सपोजिशंस की वजह से डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल और अंडरस्टैंडेबल चीज़ें जो होते हैं वो लिख सकते हैं, अगर आपके पास सारा कुछ बहुत ही कंसाइज वे में है, क्लियर में है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है। तो यकीन माने कि अगर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट, जब आप टेक्निकल एक्सपोजिशन का यूज करते हैं, टेक्निकल एक्सपोजिशन का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि एक ऐसी डॉक्यूमेंट लिखना, एक ऐसे तरीके से अगले को समझाना कि वो मुश्किल से मुश्किल लफ्ज को आपने बिल्कुल ही अंदर से हटा देना होता है, आपने सारी एम्बिगिटी जो होती है उसको रिमूव कर देना होता है। तो आप जो इजी वे में अंडरस्टैंड करवा रहे होते हैं कि अगले को पढ़ के अगले को समझने का मौका मिलना चाहिए कि हाँ भाई इसने बहुत अच्छे वे में मुझे एक्सप्लेन किया है। तो ये क्वालिटीज आपके अंदर भी होनी चाहिए। अब कुछ की क्वालिटीज होती हैं इफेक्टिव टेक्निकल एक्सपोजिशन की। मैं फिर से बता रही हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ सारी मैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी बिल्कुल न्यू आते हैं आईटी के अंदर, सीएस के अंदर, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ये जानना कि भाई हम इसको कैसे क्लियर करेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट वाइज भी अंदर बता देती हूँ। जैसे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टेक्निकल, इफेक्टिव टेक्निकल एक्सपोजिशन की क्वालिटीज बताएं, तो आपके पास ये क्वालिटीज तो होनी चाहिए। उसके डेफिनेशन से ही हमें जाहिर हो रहा था कि इसकी सबसे पहली क्वालिटी होती है कि क्लैरिटी होती है, यानी हर सेंटेंस जो आपने आसान और डायरेक्ट होना चाहिए आपका। कोई भी एम्बिगिटी या कोई भी कंफ्यूजन वर्ड्स जो होते हैं वो आपने अवॉइड करने होते हैं। उसके बाद इसका एक प्रॉपर लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो हर आइडिया एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो,
पहले आप बैकग्राउंड लिखें, फिर आप एक्सप्लेनेशन लिखें और फिर आप एक अच्छी सी एग्जांपल दे दें। ऑडियंस अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप किस तरह के लोगों से बात कर रहे हैं। अगर वो टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रखते हैं तो आपको लैंग्वेज और टोन एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर उनका बैकग्राउंड आपके आईटी प्रोफेशन, आपके इंजीनियर प्रोफेशन या पीछे उनसे उनके अबाउट में से कोई भी ऐसा बंदा है ही नहीं है जो टेक्निकल तरीकों को समझ सके, तो फिर आपको अपनी लैंग्वेज को, अपनी टोन को उनके हिसाब से चेंज करना पड़ता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश वर्ड यूज़ करें, आप उसके साथ अगर वो पंजाबी अंडरस्टैंड कर रहा है तो आपको उस लैंग्वेज में ही उससे बात करनी चाहिए। देन उसके बाद आता है यूज़ ऑफ एग्जाम्पल। आप उसको कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक्सपोर्ट करें, ठीक है, कोई भी रिलेटेबल एग्जाम्पल जो होती है, जो अगले को समझ आए कि हाँ इस चीज़ का मीनिंग ये है। आपकी डॉक्यूमेंट में इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद आता है डिफाइन द टर्मिनोलॉजी, यानी हर टेक्निकल टर्म को ये तो डिफाइन करो कि ये इजी लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन हो रही है, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज में आपने जितनी भी टर्म्स यूज करनी है, जो भी आपने अल्टरनेटिव यूज करनी है, जहां भी जरूरत पड़ेगी हाँ इस चीज को अल्टरनेट होना चाहिए, तो वहां पे आपको हमेशा इजी टेक्निकल टर्म जो होती हैं उनका यूज करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है हाउ टेक्निकल एक्सपोजिशन इनहेंस द कम्युनिकेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि आपकी जो टेक्निकल एक्सपोजिशन होती है वो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प कर सकती है। जब भी कोई कम्प्लेक्स सिस्टम या प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे सेटेलाइट की वर्किंग, उसके जो वर्किंग सिस्टम होता है या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है, तो आपको आपकी ऑडियंस की अंडरस्टैंड को मद्देनजर रखते हुए आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है टेक्निकल एक्सपोजिशन क्या होता है, ठीक है। यानी अगर आप किसी को जैसे डाटा स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, तो अगर आप उसको रियल लाइफ से ज़्यादा अच्छे से समझाओगे, जैसे उसमें एक टॉपिक आता है कि आप उसमें ट्री स्ट्रक्चर समझा रहे हो, ठीक है, तो आप कोई रियल लाइफ ट्री की एग्जांपल दे दें, क्योंकि उसमें भी ऐसा होता है कि रूट होता है, देन उसके बाद लीफ नोड्स होते हैं। तो आप अगर एक ट्री लेके उसकी एग्जांपल देंगे ये इसका रूट नोड है, ये इसकी लीफ नोड है, तो देन वो ज़्यादा अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। यानी कम्युनिकेशन का, अगले को अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिए आपको टेक्निकल एक्सपोजिशन का यूज करना चाहिए। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं। सबसे पहले होता है सिंप्लीफिकेशन, यानी आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगले की कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अपनी सिंप्लीफिकेशन को यूज करना पड़ता है, जिससे अगले की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर्ड फ्लो। तो स्ट्रक्चर्ड फ्लो से क्या होता है, आइडिया कनेक्ट होता है। जैसे अगर आप कोई आइडिया दे रहे हैं तो आपको स्टार्ट करना चाहिए बिल्कुल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से, कि ये वाला बैकग्राउंड है, यहाँ पर हम ये चीज़ रखेंगे, हम ये चीज़ रखेंगे, हमारा आइडिया ये है कि हम यहाँ पर इस तरह की एनिमेशन लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। एक प्रॉपर जब आप स्ट्रक्चर देते हो ना, तो उसको आइडिया हो जाता है, लॉजिकली आइडिया हो जाता है और ईजी हो जाता है। उसके बाद एक्टिव मैनेजमेंट होता है, यानी जिससे आप रीडर और जो भी लिसनर होते हैं वो एक्टिवली आपके साथ इंगेज हो सकते हैं। देन मिसअंडरस्टैंडिंग और जो भी जो गलत डिसीजंस होते हैं उनसे आपको अवॉइड करना है, वो आपको रिड्यूस करने होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, अगर आप क्या एक टेक्निकल प्रपोजल लिख रहे हैं, ठीक है, सपोज अ टेक्निकल प्रपोजल फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, किसी भी न्यू प्रोडक्ट के लिए आप कोई टेक्निकल प्रपोजल लिख रहे हैं, तो आपको उस नए प्रोडक्ट का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप हर स्टेज को, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने होते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट बनानी होती है, इवन कोई ऐप भी बनानी होती है, वेबसाइट भी बनानी होती है, तो उनको भी हम लोग प्रॉपर एक स्टेजेस होते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें प्लानिंग करनी होती है, देन उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये सारी चीजें पूरे प्लानिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, कोडिंग, हर स्टेज को जो होता है आपको क्लियरली और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना होता है। आप चाहे तो उसको विजुअली एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी आपने जो भी अपनी डायग्राम्स के थ्रू, आप डिफरेंट वीडियोस के थ्रू जो होते हैं उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चार्ट्स बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपकी एक तो आपके जो भी जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टेक्निकल एक्सपोजिशन का यूज़ करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। उसके बाद प्रिंसिपल आते हैं इफेक्टिव टेक्निकल एक्सपोजिशन के, इनको हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे। सबसे पहले आपके आता है कि अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को समझना चाहिए। अब जैसे कि हर ऑडियंस का बैकग्राउंड अलग होता है, अगर वो नॉन टेक्निकल है तो आपको उनकी सोच के अकॉर्डिंग, वो क्या चीज़ सोच रहे हैं, उनका नॉलेज लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज को आपने यूज़ करना है। कभी भी आपने नॉन टेक्निकल बंदे के सामने आपने कभी भी
टेक्निकली टेक्नोलॉजिकल जो टर्म्स होती हैं उनका यूज़ नहीं करना, यानी अगला समझ ही ना पाए। जैसे अक्सर हम गाँव में चले जाते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल वहाँ पर कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं टेक्निकल चीज़ों को। तो अगर हम वहाँ जाके अपनी फड़े मारे कि भाई हाँ भाई मतलब टेक्निकल वे में अगर हम उसको समझा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी एक अच्छा आइडिया नहीं होता है। जैसे अगला इस बात को समझ रहा है कि भाई जो सोलर सेल्स होते हैं वो हमेशा सनलाइट को ही ऑब्जर्व करके एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उसको ये बात कहने की क्या ज़रूरत है कि जो जो हमारी फोटोनिक एनर्जी होती है वो सेमीकंडक्टर जंक्शन से एब्जॉर्ब की जाती है। अब उसको क्या पता कि तुम भाई फोटोनिक एनर्जी जो होती है वो सनलाइट को कह रहे हो, या जो सेमीकंडक्टर जंक्शन होते हैं वो तुम सोलर सेल्स को कह रहे हो। अब उसको ये चीज़ कभी भी क्लियर नहीं होगी, तो आप उसको सिंपली तरीके से बता दो कि जो सोलर पैनल्स होते हैं वो हमेशा सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे होते हैं। ये चीज क्लियर होती है इससे पहले कि आप अनक्लियर चीज बताएं। तो कभी भी मैं फिर कह रही हूँ कि आपने कभी भी नॉन टेक्निकल या अगर टेक्निकल भी हैं तो आप हमेशा सिंपल लैंग्वेज यूज करें। कोई भी आपको इतना नहीं कहता कि आप टेक्निकली लैंग्वेज ही यूज करें। इनफैक्ट हमारी डॉक्यूमेंटेशन में हम जब अपने आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं, हम अपना डिफेंस कर रहे होते हैं, तो तब भी हमें यही बोला जाता है कि अपनी लैंग्वेज ही यूज करो, सिंपल लैंग्वेज यूज करो, कभी भी तुम किसी की कॉपी की हुई लैंग्वेज को भी यूज ना करो। उसके बाद आता है यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड, यानी आपके फॉलो करना होता है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को आपने फॉलो करना होता है। जैसे सबसे पहले आपने जब भी कोई कंटेंट ऑर्गेनाइज करना है तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देन उसके बाद आपने उसका मेन आइडिया देना है, ठीक है, देन एग्जाम्पल दें और फिर कंक्लूजन। ये एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको फॉलो करना होता है। उसके बाद आता है कि आपको इनकॉर्पोरेट एग्जांपल्स एंड विजुअल्स, यानी आपको हमेशा चार्ट्स, टेबल या एग्जांपल से ही एक्सपोजिशन और पावरफुल जो लैंग्वेज होती है आप अगले को इसी तरह से समझा सकते हैं जब आप उनको विजुअली एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद डिफाइन द अनफैमिलियर टर्म, कभी भी अनफैमिलियर वर्ड्स को डिफाइन मत करो ताकि रीडर जो होता है वो इस चीज से कंफ्यूज ही ना हो। जो चीज फैमिलियर होती है आपने हमेशा उस चीज को ही एक्सप्लेन करना होता है। तो ये अब मैंने जो है आपको गाइड किया टेक्निकल एक्सपोजिशंस के बारे में। अब हम देखेंगे इसके सब टॉपिक्स के बारे में। जिसका सबसे पहला सब टॉपिक है राइटिंग क्लियरली एंड कंसाइजली। क्लियरली का मतलब होता है कि हमेशा मतलब क्लियर लिखना है कि अगला जो होता है रीडर इसको अंडरस्टैंड कर सके बहुत जल्दी जल्दी। कंसाइजली का मतलब होता है कि कंप्रीहेंसिव नहीं लिखना, उसको कंसाइज करके लिखना है। तो तकरीबन जो हर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका जो असल मकसद ये होता है कि रीडर जो होता है वो किसी भी टॉपिक के जो मतलब जो भी अंडरस्टैंडेबल होते हैं उनको वो क्विकली और इजीली अंडरस्टैंड कर सके। अब ये सिर्फ तभी मुमकिन होता है जब लिखने वाला जो होता है वो अपनी बात क्लियर और बहुत ही कंसाइज तरीके से लिखे। अगर लिखा गया मटेरियल जो होता है वो बिल्कुल ही एक्सप्लेन करने के काबिल ही ना हो, उसको प्रेजेंट करने के काबिल हो, राइटर को खुद भी ना पता हो कि वो क्या चीज लिख के आया है, क्या उसको प्रेजेंट करना है, उसकी वर्डिंग जो होती है बिल्कुल अनक्लियर हो, तो ये कभी भी आपकी एक जो राइटिंग स्किल्स होती हैं वो उनको कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो इसके कुछ हमारे पास लीड्स, राइटिंग लीड्स होती हैं जो आपकी अनक्लियर और वर्डली राइटिंग जो है उससे क्या हो सकता है कि रीडर कंफ्यूज हो सकता है। आपकी डॉक्यूमेंट्स की जो भी इफेक्टिवनेस होती है चाहे जितनी मर्जी अच्छी लिखी है वो आपकी रिड्यूस हो सकती है। आपने जो भी मिस इंटरप्रिटेशंस होती हैं उनके की कॉन्सेप्ट जो होते हैं, यानी अगला जो होता है इस चीज़ को भी मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। उसके बाद हम सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशन सीखेंगे हमारी क्लैरिटी के बारे में और कंसाइजनेस के बारे में। क्लैरिटी का मतलब होता है कि वजाहत, यानी आप जो कह रहे हैं उसे पढ़ने वाला आसानी से समझ सके। टेक्निकल राइटिंग में क्लैरिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि यहाँ पर जितने भी डिफिकल्ट और टेक्निकल आइडियाज होते हैं उनको समझाना होता है। जबकि कंसाइजनेस का मतलब होता है कि कम लफ्जों में ज्यादा बात एक्सप्लेन करना, यानी आपने बिल्कुल ही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो होती है वो उन मिनिमम वर्ड्स के अंदर लिखनी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन आप थोड़ी लिख दें, अब जो है वो बीच में से ही छोड़ दें, बल्कि आपने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिख दिया लेकिन अंदर जो आप फजूल जो अनफैमिलियर चीज़ें होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं उन चीज़ों से आपने जो है वो उनको आपने अंदर से एलिमिनेट कर देना, यानी अंदर से ख़त्म कर देना। अब इसमें जो टेक्निकल राइटिंग में कंसाइजनेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, सबसे
पहले ये जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो कंसाइजनेस का सबसे पहले मतलब ये होता है कि किसी भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपने अननेसेसरी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। हर सेंटेंस सिर्फ ज़रूरी बात ही कर रहा हो और उसमें रेपिटेशन, फिलर वर्ड्स और जो लंबी लंबी फ्रेजेस होती हैं वो आपने अंदर इंक्लूड नहीं करनी है। इसकी इम्पोर्टेंस ये बताती है कि आपका जो भी यानी आप लोगों ने जो भी चीज़ लिखनी है कि अगले को समझ आ सके, रीडेबल फॉर्म में हो। अगला अगर आपसे कोई वाइवा लेने आया है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करने आया है, तो देन उसको अच्छे से समझ आए कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपके प्रोजेक्ट को बनाने का पर्पस क्या होता है। अब यहाँ पे टू मेथड्स टू इम्प्रूव द क्लैरिटी को भी इम्प्रूव करने के टू मेथड्स होते हैं। एक होता है यूज द सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। कभी मैंने आपको पहले बोला एम्बिगिटी से अवॉइड करें, टेक्निकल जॉर्गन्स जो होते हैं उनको अंदर इंक्लूड नहीं करें। अगर कहीं इंक्लूड करना पड़ जाता है सिर्फ तब भी वहाँ यूज करें। हमेशा फैमिलियर और जो जनरल ऑडियंस होती है उनको चूज करें। कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड डायरेक्ट, हमेशा जो है वो कंसाइज लिखें। यानी जो एक सेंटेंस होते हैं उसके अंदर 1 से 2 लाइन में ही आपने अपना मेन आइडियाज अगर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो देन वो भी वेल होता है। आपके जो रीडर्स होते हैं उन तक इंफॉर्मेशन जो होती है वो फास्टर वे में जाती है अगर आप हर चीज तेजी से लिखते हैं। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं आपकी वर्डी राइटिंग के साथ। सबसे पहले तो आपने एक डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, ठीक है, अगर आपने उसके अंदर बहुत ज्यादा लफ्ज लिख दिए, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि आपके जो रीडर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं, बोर हो सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है उसको पढ़ने में, प्रोफेशनल थोड़ी लगती है अगर आप ज्यादा चीजें लिखते हैं, ठीक है। लेकिन किस चीज को लीड कर रहे होते हैं जो आपकी वर्डी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इसके अंदर लिखी होती है, इम्प्लीमेंटेशन के एरर्स आ सकते हैं, और जितने भी रिसोर्सेज आपने यूज किए हैं जब अगला ही इस चीज से बोर हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, तो वो बिल्कुल वेस्टेड होते हैं। इसके बाद इसकी इम्पैक्ट क्या होते हैं जब आप क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस डॉक्यूमेंट क्वालिटी टाइप की डॉक्यूमेंट लिखते हैं। सबसे पहले तो रीडर्स की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो इम्प्रूव्ड होती है। उसके बाद रीडर्स का भी टाइम बचता है जब आपने क्लियरली और कंसाइजली अपनी डॉक्यूमेंट लिखी होती है। देन इसकी क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, इनहेंस करते हैं। यानी जब डॉक्यूमेंट के ऊपर जो होता है अगले का ट्रस्ट होता है कि भाई इस रीडर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका आप पे ट्रस्ट जाता है कि लिखने वाले ने भाई कमाल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बेटर हो सकती है। जब रीडर अच्छे से समझ रहा है, लिसनर अच्छे से समझ आए, तो देन अगर वो आपसे कोई भी क्वेश्चन आप उससे करते हैं या वो आपसे करता है तो दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी हो सकती है। अब यहाँ पर आते हैं 5 टेक्निक्स ऑफ क्लियर एंड कंसाइज राइटिंग के कुछ 5 टेक्निक्स आती हैं। सबसे पहले टेक्निक में ये आता है कि वर्डिनेस ना होनी चाहिए। जितने भी अननेसेसरी वर्ड्स हैं उनको जो है वो रिड्यूस करके, जैसे इन ऑर्डर टू की जगह पे आप विद लिख सकते हैं, या सॉरी इन ऑर्डर टू को आप रिप्लेस कर सकते हैं टू के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने एक्टिव वॉइस का यूज करना है। जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होते हैं, तो आपने इसके अंदर एक्टिव वॉइस का यूज करना है। जैसे कि आपने लिखा, आप जो ज्यादा एक्स्ट्रा लिखते हैं वो पैसिव वॉइस में होता है। जैसे द सिस्टम वाज अपडेटेड बाय द यूजर, तो ये थोड़ा लंबा हो गया, आप इसको एक्टिव लिख दें कि यूजर अपडेटेड द सिस्टम। ये बहुत कंसाइज और एक्टिव वर्ड में लिखा गया। उसके बाद शॉर्टन फ्रेजेस लिखने हैं। जैसे अगर आप नाउ यूज करें इसकी बजाय कि आप लिखें एट दिस पॉइंट इन टाइम, अब बल्कि सिर्फ नाउ ही यूज कर देंगे तो ये अच्छा फ्रेज होगा। उसके बाद आपने रिडंडेंसी को अवॉइड करना है। जैसे आपने कभी भी रिपीट नहीं करने आपने सेम आइडियाज को। जैसे अगर आप ईच का यूज कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ ईच एंड एवरी तो आप सिर्फ ईच ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल होता है कि आपने जो चीज होती है वो बिल्कुल स्पेसिफिक लिखनी है। जैसे अगर कोई चीज 2 सेकंड में रिस्पॉन्स कर रही है, या जैसे आप कहते हैं कि आपकी जो स्प्लैश स्क्रीन है आपकी ऐप की वो 3 सेकंड के बाद जो होती है आपको होम स्क्रीन पे ले जाएगी, तो क्या आप क्या लिखेंगे कि ऐप स्क्रीन, आपकी जो स्प्लैश स्क्रीन है वो बहुत फास्ट है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। फास्ट का मतलब होता है जितना मर्जी फास्ट, स्पेसिफिक का मतलब होता है, मेजरेबल का मतलब होता है कि आपको एग्जैक्ट उस टाइम का पता होना चाहिए। जैसे सिस्टम इज वेरी फास्ट, आप इसकी जगह पर ये लिखें सिस्टम रिस्पॉन्स इन अंडर 2 सेकेंड्स, ठीक है, इस तरह से। उसके अलावा कुछ एडिशनल रिकमेंडेशंस दी हैं इन्होंने कि आपने रिव्यूज एंड एडिट करनी है मल्टीपल लाइंस को, ठीक है, आप बार बार रिव्यू करें। कोई भी कंटेंट जो होता है वो कोई भी रिमूवेबल ना हो, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज अंदर से रिमूव ना की हो। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन की क्लैरिटी को
और सिंपल रीडर्स को जो अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाए उसको आप बार बार टेस्ट करें, ठीक है। अपनी जो भी टर्म्स अंदर यूज कर रहे हैं आप उनको कंसिस्टेंट रखें। विजुअल एड्स जो होती हैं वो अंदर ज्यादा चार्ट्स ग्राफ यूज करें ताकि अगले को अच्छी तरह से समझ आ सके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सब टॉपिक है विच इज द अवॉइडिंग द एम्बिगिटी इन टेक्निकल राइटिंग। तो मैं आपको ज्यादा नीचे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एम्बिगिटी का मतलब ही होता है कि वो सेंटेंस जो एक लाइन में कंसाइज वे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब उसको आप 2 से 3 लाइनों में बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं जैसे कि हम अपने फाइनल एग्जाम में करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। हम फाइनल एग्जाम में एम्बिगिटी अगर ना हो तो हमें नंबर ही ना मिले, ठीक है। ये बात बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन आपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऐसे काम नहीं करने हैं। आपने हमेशा जो चीज एक लाइन में पॉसिबल हो सकती है उसको शॉर्ट करके एक्सप्लेन करने को, तो आप कभी भी उसको ज्यादा वर्डिंग में जो है वो एक्सप्लेन ना करें, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन आप इसके अंदर कर सकते हैं। एम्बिगिटिक सेंटेंस जो होते हैं जैसे यहाँ पर ये द इंजीनियर यूज्ड न्यू सॉफ्टवेयर टू डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टेक्नीशियन, तो ये थोड़ा एम्बिगिटी टाइप हो गया ना। तो आप ये इस तरह से लिख सकते हैं द इंजीनियर यूज द न्यू सॉफ्टवेयर टू डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टेक्नीशियन। सॉरी, ऊपर वाला देखें, द इंजीनियर डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टेक्नीशियन यूजिंग द न्यू सॉफ्टवेयर। ये थोड़ा एम्बिगिटी और थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये आपका ज्यादा एम्बिगिटी रिमूव चीज हो जाती है। जब हम जो एम्बिगिटी होती है वो आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन पे क्या असर अंदाज कर सकती है। सबसे पहले तो रीडर को समझ ही नहीं आएगी, वो इनकरेक्ट मीनिंग लेगा, वो कंफ्यूज होगा, उसको कोई ना कोई एग्जीक्यूशन एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। आपकी क्रेडिबिलिटी लॉस हो सकती है कि अगले का ट्रस्ट आपसे हट सकता है, लीगल कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं। यानी आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कई बार बिजनेस में होता है कि साइन करते हैं, तो जहां एम्बिगिटी होगी तो वो उस चीज पे साइन ही नहीं करेंगे, उनको समझ ही नहीं आएगी। अब कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए एम्बिगिटी में। सबसे पहले बी स्पेसिफिक, यानी आपको उस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रॉपर पंक्चुएशंस का यूज करें, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर जैसे यहाँ पर देखें, लेट्स ईट ग्रैंडपा, ठीक है, यानी ग्रैंडपा चले हम खाना खाते हैं। तो अगर आप लिखें लेट्स ईट ग्रैंडपा, अगर आप अंदर कोमा ही लगाएंगे यानी आप अपने ग्रैंडपा को खाने जा रहे हैं, तो ये आपके पास पंक्चुएशन मिस्टेक जो होती है ये बहुत जो है वो मीनिंग रखती हैं। उसके बाद आपने प्रोनाउन कन्फ्यूजन से भी अपने आप को अवॉइड करना है। एक्टिव वॉइस को प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ पैसिव वॉइस। उसके बाद जितने भी वेज वर्ड्स होते हैं जैसे क्विकली, सून, सम, इन तरह के वर्ड्स जो होते हैं आपको जो है इससे अवॉइड करें, बल्कि आप वहाँ पे एग्जैक्ट जो है वो मेजरेबल टाइम का यूज करें, जैसे एट 5 PM ऑन संडे, इस तरह के यूज करें। तो रिव्यूज प्रोसेस जो होते हैं आपको उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि बार बार अपनी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ टेक्निक्स आती हैं और कंसिक्वेंट टेक्निक्स आती हैं कि आपकी जो जब एम्बिगिटी होती है टेक्निकल डॉक्यूमेंट में क्या कंसिक्वेंस आ सकते हैं। एक तो ये आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब इंजीनियर को प्रोडक्ट की समझ ही नहीं आएगी, वो इनकरेक्टली उसको समझेगा तो वो उसको कम्प्लेक्स वे में ले जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप डिसीजन भी कभी भी अच्छे से नहीं ले पाओगे, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी रिस्क भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, और की टेक पे, यानी आपका जो भी क्लैरिटी और प्रीसाइज होती है वो एक जगह पे रह जाती है, लेकिन आपकी जो एम्बिगिटी होती है हमेशा वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारा टेक्निकल डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर आता है। उसमें आपने इसका पर्पस लिखना होता है कि आप स्ट्रक्चर कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसका प्रॉपर पर्पस क्या होता है। वही चीज़ें जो है बार बार रिपीट हो रही हैं। आपको जब भी कोई भी चीज़ आए, एम्बिगिटी के बारे में, टेक्निकल स्ट्रक्चर के बारे में आए, आपको अभी जो एक्सपोजिशनल के बारे में बताया है, आप हमेशा वही चीज़ें लिखेंगे इनके अंदर, ठीक है। अगर क्वालिटी बताते हैं, इंपोर्टेंस बताते हैं, तो आपने वही चीज़ें इसके अंदर लिखनी है। उसके बाद कुछ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को लिखने के, तो आपने इन चीज को याद रखना है। सबसे पहले आता है कि आपने टाइटल पेज लिखना है। टाइटल पेज के अंदर डॉक्यूमेंट का आपने टाइटल लिखना है, ऑथर का नेम लिखना है, उसकी डेट ऑफ पब्लिश लिखनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट का नाम क्या है आपने वो लिखना है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटिव समरी लिखनी है। एग्जीक्यूटिव समरी जो होती है वो आपके डॉक्यूमेंट की ओवरऑल आपके डॉक्यूमेंट का एक ब्रीफ ओवरव्यू होता है। देन आपने टेबल ऑफ कंटेंट लिखना होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखें, ठीक है, और इंट्रोडक्शन भी आपका
मेन पर्पस और स्कोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो। देन उसके बाद आपकी मेन बॉडी होती है जिसमें आपने एनालिसिस, डाटा, चार्ट, डिसीजन सब कुछ इंक्लूड करना होता है। उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन के अंदर आपने फाइनल क्या डिसीजन लिया है, क्या फाइंडिंग्स होती हैं, उनको समराइज करना होता है। देन रिकमेंडेशन अगर एप्लीकेबल है तो आपने वो लिखनी है। उसके बाद आप रेफरेंस दे, जहां जहां आपने किस चीज का कहाँ से रेफरेंस लिखा है वो आपने लिखना है। और एपेंडाइसिस लिखने हैं। एपेंडाइसिस भी तभी लिखने हैं अगर आपने अपने कोर्स जो अपने डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर इन सब चीजों को इंक्लूड किया है, ठीक है, जिसमें आपने फार्मूलाज, कोड या रॉ डाटा की इंफॉर्मेशन जो होती है वो लिखनी होती है। उसके बाद हेडिंग एंड सब हेडिंग का क्या रोल होता है। जो हेडिंग्स होती है ना और सब हेडिंग जो होती है, हेडिंग जो आपके डॉक्यूमेंट की सेगमेंशंस होती हैं, सेगमेंटेशंस होती है, यानी एक सेगमेंट्स के अंदर, सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं। आपकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। हेडर को पता चल जाता है, रीडर को पता चल जाता है कि ये हेडिंग है और आगे से ये उसकी सब हेडिंग है। आपकी स्कैनिंग को इनहेंस करती है, कभी भी नेगेटिव पॉइंट नहीं लेके आती। देन आपकी जो भी हायरार्किकल एस्टैब्लिशमेंट होती है, यानी मेन टॉपिक और सब टॉपिक को इनके दरमियान में रिलेशनशिप को शो करता है। अभी हमने देखा था कि हम लोग एक डॉक्यूमेंट को किस तरह से लिख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखा था। अब हम देखेंगे कि आपकी स्टैंडर्ड टेक्निकल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले आपने अंदर टाइटल पेज लिखना होता है, ठीक है, ये सबसे पहला इंप्रेशन होता है आपका। अपने टाइटल पेज कैसे लिखना होता है, आपने उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट का या जो रिपोर्ट लिख रहे हैं उसका टाइटल लिखना है, किस इंस्टीट्यूट को, किस चीज को, किस बंदे को लिख रहे हैं, उसके बारे में आपने जो एसेंशियल आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन होती है वो आपने अंदर लिखनी होती है। देन उसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, यानी इसके अंदर या एग्जीक्यूटिव समरी आप कह सकते हैं कि आपने इसके अंदर क्या लिखना होता है कि अपने डॉक्यूमेंट की कंप्लीट समरी लिखनी होती है, जिससे रीडर जो होता है उसको क्विकली पता चल जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। उसके बाद आपने जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है, ठीक है, जिसमें आपने आपकी हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को पेज नंबर के साथ लिखना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, और इंट्रोडक्शन जो होता है इसमें भी आपने आपकी ऐप का या आपकी जो डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट है, उसको लिखने का पर्पस क्या है वो आपने अंदर लिखना होता है, ठीक है। देन आपने कौन कौन से मेथड या किसके टूल या कौन सी अप्रोच का यूज किया है वो अंदर लिखेंगे। देन आपने अपनी बॉडी लिखनी है, ठीक है, बॉडी का सारा कंटेंट लिखना है। उसके बाद फाइनल क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या आउटकम्स आ सकते हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद आपने इसका कंक्लूजन इंक्लूड करना है। देन रिकमेंडेशन अगर जरूरी हो तो रेफरेंस, कौन से एक्सटर्नल सोर्सेज से आपने अपनी डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट को लिखा है, और उसके बाद जो है वो आपके अपेंडाइसिस आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यही मेन चीजें थी आपकी जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट थी उनको लिखने के। एंड आई होप सो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, या फिर हम देखेंगे कि हमारे जो पास पेपर्स होते हैं उनमें इस टाइप की किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो ये सारे मेथड अगर आप फॉलो कर लेते हैं, वीडियो को फॉलो कर लेते हैं, तो आप काफी हद तक जो होते हैं वो अपनी, चाहे आपको डॉक्यूमेंट लिखनी आए, चाहे आपको प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है, चाहे आपको रिपोर्ट राइटिंग आए, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग आए, तो आपने इन चीजों को जरूर इंक्लूड करना है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।